हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। और आज जो है हम स्टूडेंट जनरल्स का नेक्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं फ़िलहाल एक ही केस स्टडी अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली रीज़न ये है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और मुझे आपसे ये पूछना था कि कुछ बच्चे जो है वो ये चाहते हैं, जैसे फेमा में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया का, या फिर इमोरल प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है, या फिर ईएफसी अकाउंट से रिलेटेड। तो ऐसे एक दो प्रोविजंस हैं जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है गिवन है, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट्स हैं या दो तीन टॉपिक्स कह लो, जिस पे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला या फिर टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके भी बोला कि मैं एक शॉर्ट समरी वीडियो उसकी अगर डाल सकूं सेपरेटली तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो रिविजनरी वीडियोस डाल रखी हैं पूरे पूरे चैप्टर्स की, तो उसमें तो मैंने फास्टली रिवाइज करवाया है, बहुत तेज़ फटाफट से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस रखते हुए कि आप सबको आता ही है और एक बार आप सुनना चाहते हैं पेपर से पहले, और वो बेनिफिशियल भी है। ऑब्वियसली आप पेपर से एक दिन पहले जब पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहेंगे तो कोई एक एक पॉइंट रीड करना नहीं चाहता, वो सब सिर्फ ये चाहते हैं क्योंकि ओपन बुक है कि फटाफट से एक बार बस गो थ्रू हो जाए, ठीक है, और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपने पहले ही प्रैक्टिस कर ली होती है। लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना है, और मुझे भी पॉइंट ये सही लगा कि हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उस पर मैं बना सकता हूँ ईजिली, अगर मैं इंटरप्रेट करके उसका चार्ट फॉर्म में, या फिर अगर चार्ट में नहीं भी तो आराम से, मतलब जैसे क्लास होती है उस प्रकार से, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ऑब्वियसली टाइम मैं ज़्यादा लेता ही नहीं हूँ और मेरा तरीका भी वो नहीं है कि मैं टाइम ज़्यादा लूँ। मैं फटाफट से कोशिश करता हूँ कि बिना टाइम खाए ख़त्म कैसे करें। तो उस फॉर्म में अगर मैं आपको वो देना चाहता हूँ कि तो आपको कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगों ने मना किया या फिर कुछ अगर नहीं बोला तो ऐसा एक्सपेक्ट कर लूँगा कि सिर्फ वही दो चार बच्चे पूछ रहे हैं तो उन्हें मैं पर्सनली उस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा आइडिया ये था कि जैसे कि फेमा के लिए तो मेरे पास दो तीन टॉपिक्स हैं जो उन्होंने मेरे से रेगुलर पूछे हैं, तो उस पर तो मैं बना सकता हूँ 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की, 15-20-20 मिनट की वीडियो, जिस डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स, एंड जितना इजी फॉर्मेट में दे सकूँ, जिससे कि क्योंकि ना कई जगह पे आईसीआई ने भी आईसीआई के पार्ट पे भी गलती कह लो या फिर ऐसा कह लो एम्बिग्यूटी कह लो, क्योंकि उन्होंने ना कुछ टॉपिक्स पे ऐसा कर रखा है फेमा के कि कहीं कहीं पे कुछ और आंसर लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ और आंसर लिखा हुआ है। तो मैंने एक तरीके से कमेंट में या फिर वैसे पर्सनली उनको मैसेज पे ये बात बता दी थी और उनको एग्जांपल्स भी दिखा दिए थे शॉर्ट शॉर्ट, कि उनको भी बिलीव हो जाए हाँ ऐसा हो रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल सबको बताने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है कि भाई सबको पता चल जाए एक बार, तो उनको बेसिकली अगर किसी का डाउट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को अगर लगता है कि नहीं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अलग से एक बार अगर मैं वीडियो मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो ऐसी फेमा का हो गया, ऐसी कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके कंपटीशन एक्ट के होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो पामला में होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो आईबीसी में होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जो रेरा में होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो बेनामी ट्रांजैक्शन में होंगे। तो इन 6 चैप्टर में से अगर आपको कुछ भी ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जो आपको मुश्किल लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके इसमें मुझे बताइएगा वीडियो में, ठीक है। आप नीचे जितने भी कमेंट्स करेंगे, डिपेंडिंग ऑन की ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, जो बच्चे किसका देखना चाहते हैं, कौन से चैप्टर्स का देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं वो वीडियो ज़रूर डालूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है, उसके बारे में मैं वीडियो डाल दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं कम बच्चों ने बोला है, या किसी बच्चे का ही एक ही बच्चे ने बोला कि फॉर एग्जांपल किसी एक बच्चे ने बोला कि हमें रेरा एक्ट में इस वाले सेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आपने उसमें बहुत तेज़ पढ़ा है या फिर बहुत जल्दी से रिवाइज़ करवाया, तो आप मेरे को ये आराम से बता दीजिए। तो अगर मुझे लगेगा बाकियों को उसको नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे को प्रॉब्लम है, तो मैं उसको पर्सनली जो है टेलीग्राम वगैरह पे वो चीज़ समझा दूंगा, अपनी वॉइस नोट भेज दूंगा। तो इस तरीके से या समझा दूंगा या इन अ सेंस उससे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिएगा। तो ये वाली वीडियो जो थी वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए थी, ठीक है। और इसके बाद हम केस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि सेम वीडियो में इस चीज़ को रिकॉर्ड कर देता हूं, तो इसीलिए मैंने जो है इसी के साथ ही रिकॉर्ड कर दिया। अब हम केस स्टडी नंबर 2 पे चलते हैं। अलग से वीडियो ना बना के मैंने सोचा कि अब 3-4 मिनट की क्या अलग से वीडियो डालनी, बच्चे जब सुनेंगे तो स्टार्टिंग के 3 मिनट ही सुन लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 2। बहुत ही प्यारी केस स्टडी, बहुत ही अच्छी केस स्टडी। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या बोला गया, एक कंपनी है राजेश्वरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, जो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक हीटर्स अंडर द ब्रांड नेम ग्लेन। ग्लेन जो होता है, ग्लेन जो है वो पॉपुलर नेम है अमंग द रिटेलर्स एंड कस्टमर्स टिल फ्यू ईयर्स बैक। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, मार्केट शेयर लूज कर रहा है इन द मेजर रीजन। और मेजर रीजन जो है उसका वो यह है कि स्टिफ कंपटीशन आ गया है फ्रॉम द इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स हु आर ऑफरिंग अ कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो ऑफर फ्री डिलीवरी एट कस्टमर्स एड्रेस, ठीक है। टू सस्टेन द मार्केट शेयर RIL ने डिसाइड किया कि वो एक्सपेंड करेगा अपना प्रोडक्ट का रेंज और इंप्रूव करेगा अपनी आउटबाउंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, फॉर विच
उसको कुछ पैसे चाहिए थे। आरआईएल ने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है 3.5 करोड़ का फ्रॉम द नेशनल, सॉरी आरआईएल ने लोन लिया 3.5 करोड़ का, ऑलरेडी नहीं 3.5 करोड़ का लोन लिया नेशनल बैंक से, ठीक है। सिंस द न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स फेल्स टू मेक सच इम्पैक्ट इन द मार्केट, हैंस आरआईएल फेस अ फाइनेंशियल क्रेंच। अब जो न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स थे वो भी मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, तो आरआईएल को फाइनेंशियल क्रंच आ गया है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने फाइनेंशियल डेट्स को कंप्लीट कर पाए या दे पाए, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो कोविड का पेंडेमिक आ गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। हैंस ऑन 15 अप्रैल ड्यू डेट जो थी, तो आरआईएल को बैंक के पास एक नोटिस आता है जिसने ये बताया कि आपका रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा हुआ है, ठीक है। और आरआईएल ने जो है बैंक को ये कन्वे भी कर दिया कि मेरी औकात नहीं है पैसे पे करने की, इनेबिलिटी पे कर दी है, ठीक है। मतलब ड्यू डेट पे हमारे पास मैसेज वगैरह आया होगा और उसके बाद आरआईएल ने ये बात बता दी है कि भाई मेरी औकात नहीं रही पैसे पे करने की। एज ऑफ 15 अप्रैल 2020 द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था वो 46 लाख था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 46 लाख था, 46 लाख था। ये बार बार बोल रहा हूँ 46 लाख था क्योंकि इस पॉइंट से आपको कुछ समझ आएगा और बाद में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। 46 लाख था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर्स फ्रॉम द ऑफिसर्स, जो हमारे ऑफिसर्स थे फ्रॉम द रिकवरी सेल एंड द कंसर्न ब्रांच ऑफ द बैंक वॉन्स द आरआईएल द डिफॉल्ट में रिजल्ट इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। बताओ, इन बैंक वालों को ये तक नहीं पता कि भाई अब लिमिट 1 करोड़ की हो चुकी है, इसलिए मैंने बोला था 46 लाख बार बार जो है हाईलाइट किया था। तो 46 लाख का ही तो आउटस्टैंडिंग है, ये जा ही नहीं सकते, इनको इतना ही नहीं नॉलेज, अगर ये जाएंगे तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी इनकी, ठीक है। फिर भी चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है हमसे, ठीक है। द आरआईएल प्लीडेड दैट डिफॉल्ट इज नॉट विलफुल, इंस्टेड द आरआईएल सेड इट रियली विलिंग टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड repay the loan amount as and when the business conditions improve, but it seems it will not be able to repay the loan at least in the year to come। मतलब आरआईएल ने ये विनती करी कि यार मैं जानबूझ के थोड़ी आपका पैसा रोक रहा हूँ, मैं तो पैसा देना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरी हालत ही ऐसी है, पेंडेमिक आ गया, मेरा प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, मेरे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से मैं डूब गया हूँ, ठीक है। और मुझे कम से कम 1 साल तो लग जाएगा आपको पैसा देने में, मैं अभी तो नहीं दे सकता, प्लीज़ आईबीसी में मत जाइए। आरआईएल को भी नहीं पता गधे, उसकी आपको सिर्फ 46 लाख रुपीज़ देने हैं, अब लिमिट उसको अभी भी लग रहा है कि 1 लाख की लिमिट है, अब लिमिट 1 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट होगा तभी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। एनी हाउ उसने अपना रोना रो दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आरआईएल की बात थी। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, क्या कहता है यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू होता है एक तरीके से चैप्टर का, जिसमें ये बोला गया एक मिस्टर एनोनिमस थे जो एम्प्लॉय हैं आईटी और ईआरपी डिपार्टमेंट में आरआईएल में ही, यूजेस द वर्क स्टेशन टू हैक द आईटी सर्विस ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ द कंट्री। ओ माई गॉड, ये तो गद्दार निकला, ठीक है। सच एज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एंड कैप्चर द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन विच ही कैप्चर्ड इफ लीक्ड कैन पुट द डिफेंस एंड सॉवरिटी ऑफ द इंडिया एट सेवियर रिस्क। मतलब इसने तो पामला के तहत गलत काम किया। आईटी पैराग्राफ नंबर 22 आई गेस, जहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो गलत काम करता है आईटी सर्विस को लेकर, उसके ऊपर भी मामला के तहत कार्रवाई होती है, ठीक है। मिस्टर एनोनिमस ऑल्सो इंडल्ज इन फंडिंग एंड अदर अरेंजमेंट्स फॉर टेरर अटैक, ओ माई गॉड, कसाब इन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। देखा, कसाब वाली बात हो गई है। तो इंडियन अथॉरिटीज कॉट अ होल्ड ऑफ मिस्टर एनोनिमस विच ही वॉज ट्रांसमिटिंग सच टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट एंड टुक हिम टू द कस्टडी। मतलब इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट थी या फिर इंडियन जो हमारी अथॉरिटीज़ थी, उनके नज़र में ये वाली बात आई कि अरे यार कोई बंदा है मिस्टर एनोनिमस जो हमारा घर का बेदी लंका डाय वाला काम कर रहा है और जो है वही वाली बात हो गई, विभीषण वाली बात कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ आरआईएल मिस्टर मोहन भावे सॉट सम फंड्स इनटू हिज बैंक अकाउंट। यहाँ से अब दूसरा पार्ट शुरुआत होती है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ तक हमें समझ आ गया कि उसको कस्टडी में ले लिया गया था। अब यहाँ से कुछ और पार्ट शुरू होता है। क्या कहता है, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एट आरआईएल मिस्टर मोहन भावे सॉट सम फंड्स इनटू हिज बैंक अकाउंट टू एक्वायर इमोल प्रॉपर्टी इन मुंबई ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है। मुंबई में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं 2.5 करोड़ रुपए की। ही हैज़ अराउंड 1.25 करोड़ इन हिज बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट he has asked from his friend Mr. Mann in country M, ठीक है। बैलेंस अमाउंट उसने अपने दोस्त से मांगे। द फ्रेंड ट्रांसफर द मनी टू मिस्टर गणपत अकाउंट इन कंट्री जी, और उसने कंट्री एम में रहता है उसका दोस्त, और उसने क्या किया, किसी कंट्री जी में जो है अपने किसी और दोस्त के नाम पे वो पैसे भेजे, ठीक है। मिस्टर गणपत ने ट्रांसफर करे आधा पैसा मिस्टर मिस भोसले को इन कंट्री बी एंड रिमेनिंग हाफ टू मिस इंद्रानी इन कंट्री आई, ठीक है। मतलब क्या हो गया, टुकड़ों में बांट के पैसा रेमिट किया जा रहा है, ठीक है। Miss Bhosle and Miss Indrani in turn transfer the funds to Mr. Kavir in country A and Miss Sonam in country S। मतलब इतना ज़्यादा। अब इसको पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो ये सारा प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं देसी मतलब लॉ की लैंग्वेज में लेयरिंग,
जो हमने पामला के 3 मॉडल्स पढ़े थे, 3 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। तो लेयरिंग ही कहते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको लेयरिंग के बारे में पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर भी ये बोला था, रिवीजन करवाते हैं, लेयरिंग का मतलब होता है मल्टीपल ट्रांजेक्शंस में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो पकड़ ही ना पाए ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेयरिंग हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकी द सन ऑफ मिस्टर मोहन भावे इज रॉक स्टार एंड सिंगिंग सेंसेशन अक्रॉस द साउथ एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। Rocky performed numerous successful tours abroad. Rocky has acquired immoral properties abroad from the consideration he accepts from the organizers of the show. He recently buys a luxurious yacht. हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। रॉकी एक्सेप्टेड सेड मनी फ्रॉम मिस्टर कावेर, अच्छा कावेर और मिस सोनम, जिनके पास अल्टीमेटली लास्ट में पैसा पहुंचा था, उससे रॉकी ने एक्सेप्ट कर लिया एज एन एडवांस फॉर इज सिंगिंग परफॉर्मेंस एट देयर फंक्शंस पार्टीज। अच्छा, उसने क्या किया, मिस्टर कावेर ने और मिस सोनम से पैसे लिए रॉकी ने एज ए एडवांस कि उनके वहाँ पर फंक्शन और पार्टीज़ में जो है वो परफॉर्म करने आएगा। ठीक है, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द लेटर डेट, अगर वो शो कैंसिल हो जाता है मिस्टर कावेर और मिस सोनम के द्वारा, अगर वो फंक्शन नहीं करवा पाते, तो वो पैसा जो है रॉकी, मतलब दिमाग देखो कितने तगड़े तरीके से लगाया। पहले इन्होंने रॉकी को पटाया और रॉकी को ये बोला कि हम दोनों तुझे पैसे देंगे एज ए एडवांस, और बाद में वो फंक्शन कैंसिल कर देंगे, और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में हमने ये लिखा होगा कि अगर फंक्शन कैंसिल हो जाता है तो तेरे पास ये अथॉरिटी है कि तू पैसे को फॉरफिट कर ले। ठीक है भाई, इन दिस वे मिस्टर मोहन भावे विल गेट द मनी टू एक्वायर। देखा, इस तरीके से मोहन भावे के पैसे मिल जाएगा। और रॉकी कौन था, मैंने आपको बताया ही था कौन था, मिस्टर मोहन भावे का बेटा था। ठीक है, मतलब देखो कितना शातिर दिमाग है। ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं। जब अपन लोग चोरी पकड़ते हैं या ऑडिट्स करने जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपन को दिखती हैं। ठीक है, तो मज़ा आता है जब हम ऑडिट करते हैं आर्टिकलशिप में या फिर चार्टर्ड बनने के बाद, तो ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब पता नहीं आपको दिखी या नहीं दिखी, मुझे काफ़ी दिखी अपने ऑडिट के टाइम पे। देखते हैं। रॉकी वॉज अरेस्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एट दिल्ली एयरपोर्ट ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया फॉर एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द पोजेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द इलीगली एक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड टेकन बिफोर द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। कहता है रॉकी को अरेस्ट कर लिया गया और ऑफिसर्स ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दिल्ली एयरपोर्ट पे, जब वो इंडिया आ रहे थे, इस ऑफेंस पे कि पोजेसिंग एंड डिस्पोजिंग इलीगल एक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज एंड टेकन टू द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली ऑन द नेक्स्ट डेट। एनफोर्समेंट ऑफिसर मूव टू द एप्लीकेशन टू द जुडिशियल रिमांड, उसको डिटेंशन में ले लिया गया ऑन द ग्राउंड दैट की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर कंडक्ट्स द इंक्वायरी अंडर द सेक्शन नंबर 13 ऑफ द पामला। मिस्टर गुलाटी इज एन ऑफिसर ऑफ कंसर्न रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक का। मिस्टर गुलाटी जो है रिपोर्टिंग एंटिटी, बैंक तो आता ही है, जब पामला की बात हो तो बैंक ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड उन्होंने क्या किया, ऑफिसर्स ने समन किया टू अटेंड द प्रोसीडिंग्स मिस्टर गुलाटी को, और मिस्टर गुलाटी को बुलाया गया, बैंक के ऑफिसर्स को बुलाया गया, और जिसमें मिस्टर गुलाटी जी थे। और मिस्टर गुलाटी ने अभी बोला कि मैंने अभी ज्वाइन किया है रिपोर्टिंग एंटिटी को 3 महीने पहले, वेयर एज द प्रिंसिपल मैटर जो है वो पहले का है। ठीक है, जो मैटर है वो पहले का है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। ये रोने मत मचाओ हमारे आगे कि मैं तो अभी आया हूँ जी, मुझे क्या मतलब, ये नहीं, ये सब नहीं करना भाई। मिस्टर गुलाटी साहब, आपको पहुंचना पड़ेगा। हैंस मिस्टर गुलाटी फाइंड्स द समन अनजस्टिफाइड। वो तो उसको तो लगेगा ही भाई, पूछताछ के लिए बोला गया है तो। मिस्टर गुलाटी हैज़ टू अटेंड द ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस एज अ गेस्ट स्पीकर which is falling on the same day and the date which is mentioned in summon। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिस्टर गुलाटी को कहीं जाना भी है तो हमारे पास एक प्रोविजन होता है कि आप अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हो। ठीक है, बस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देना, तो यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है गुलाटी, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही। तो यहीं तक था क्वेश्चन। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ क्या कहता है, सबसे पहला एमसीक्यू कहता है, कैन द बैंक फाइल द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट आरआईएल। नो बेटे, नो द बैंक कांट टेक द आरआईएल टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। क्यों? क्योंकि उनका जो अमाउंट है डिफॉल्ट का वो 46 लाख है, जबकि आपकी लिमिट कितनी हो चुकी है, 1 करोड़। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट स्टेज इज द लॉन्ड्रिंग प्रोसेस व्हेन इट रीच टू मिस्टर कावेर। मिस्टर कावेर के पास जब पहुंचा तो वो किस स्टेज पे था, लेयरिंग पे था भाई। लेयरिंग था। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में उसको इन्वॉल्व करा जा रहा था पैसों को। ठीक है, व्हाट शैल बी द पनिशमेंट फॉर द रॉन्गफुल डूइंग बाय द मिस्टर एनोनिमस, जो हमारा आईटी सर्वर से हैक कर रहा था। फाइन एंड टर्म जो है हमारा 3 साल का है, मैक्सिमम 7 साल का है, एंड आएगा। ठीक है, पैसा भी, फाइन भी लगेगा, प्लस मामला के तहत है तो हमारा 3 साल की मिनिमम सज़ा हो सकती है और मैक्सिमम सज़ा 7 साल तक की हो सकती है। नार्कोटिक्स ड्रग्स में पकड़ा जाता है तो 10 साल तक की मैक्सिमम सज़ा हो सकती थी। ठीक है, फोर्थ, हु हैज़ द अथॉरिटी टू प्रोविजनली अटैच। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जो होता है वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है। तो इस केस में एक तो नॉर्मल डायरेक्टर हो गया और एक डिप्टी डायरेक्टर हो गया जिसको ऑथराइज किया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 1 एंड 3 है। इसको अगर आपको पढ़ना है तो सेक्शन नंबर 5 में आप जा सकते हो पढ़ने ऑफ द पामला एक्ट, वहाँ पर आपको ये साफ साफ दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद हाउ मेनी डेज द प्रोविजनली प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच बाय द प्रोविजनली अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी हैज़ टू फाइल अ कंप्लेंट विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब जैसे ही उसने प्रोविजनली अटैच करी प्रॉपर्टी को, उसके कितने दिन के अंदर अंदर उसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। सबको पता है, बच्चे को पता है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि मैंने प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। कौन इन्फॉर्म करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट।
आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। एग्जामिन द लीगल पोजीशन ऑफ द स्टेटेड सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट अंडर द पामला 2002 वेदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज कंपेटेंट टू अरेस्ट एंड टेक जुडिशियल रिमांड ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, वेदर द मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम अ पर्सन अरेस्टेड is produce has jurisdiction to authorize the detention of that person। या भाई ये तो हमारा एक केस लॉ था, मैं आपको बता देता हूँ, एक केस लॉ था हमारा, उसका ही क्वेश्चन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस दीपक महाजन। ठीक है, ये एक केस लॉ था जिसके अंदर ये वाली बात बोली गई थी। ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर वर्सेस दीपक महाजन, जिसके अंदर कोर्ट ने यही फैसला दिया था कि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो पुलिस ऑफिसर्स की तरह ही होते हैं और उनके पास ये पावर होती है कि वो लोग अरेस्ट कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं। और जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास भी ये पावर होती है कि अथॉरिटी होती है या पावर कह लो कि अगर कोई बंदा गलत कर रखा है, किसी ने गलत कर रखा है, तो वो रिमांड में ले सकते हैं, रिमांड में ले सकते हैं या डिटेंशन में ले सकते हैं। तो आपको वही केस लॉ पूरा का पूरा यहाँ पर चेपना है। और केस लॉ का नाम क्या है? ईडी वर्सेस दीपक महाजन। जब अपन ने केस लॉस पढ़े थे और मैंने जब समरी वीडियोस डाली थी उसके अंदर भी मैंने ये वाला केस लॉ समझाया हुआ था, आपको वही उठा के पूरा का पूरा इस केस में चेप देना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? एडवाइज द बैंक ऑफिशियल्स हु कंसल्टेड यू इज द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया टू इन्वोक एप्लीकेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। येस, जो अमाउंट है वो बेसिक क्राइटेरिया, उसको तो फुलफिल करना ही होगा। और पहले अमाउंट जो था 1 लाख का था, जिसको अब काट के 1 करोड़ कर दिया गया है, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था और गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि अब एकदम से केसेस बढ़ सकते हैं ऐसे, तो इसलिए उस अमाउंट को बढ़ाया गया, 1 करोड़ रुपीज़ का कर दिया गया। तो यहाँ पर 46 लाख है, तो इसलिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता बैंक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर बैंक को, बैंक के पास की, क्योंकि बैंक के पास तो 46 लाख ही हैं, तो ऑब्वियसली वो 1 करोड़ रुपए से कम है और 1 करोड़ से ऊपर होने के बाद ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है आईबीसी में, अभी तो नहीं कर सकता। अच्छा, थर्ड कमेंट, कैन मिस्टर गुलाटी बी समन्ड? येस, मिस्टर गुलाटी कैन बी समन्ड। वेदर मिस्टर गुलाटी इज बाउंड टू अटेंड द मीटिंग? येस, मिस्टर गुलाटी इज बाउंड टू अटेंड द मीटिंग। स्टेट द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, जो होगी हमारी प्रोसीडिंग्स हमारी जो होंगी जैसे हमारी होती है वैसे ही होंगी, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सेक्शन नंबर 50 ऑफ द पामला में ये बात लिखी हुई है कि हमारा जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स वगैरह के पास पावर होती है कि वो समन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, रिपोर्टिंग एंटिटी के, कि वो आए और रिकॉर्ड्स भी लेके आए, इन्फॉर्मेशन भी लेके आए। ठीक है, और उस बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहुंचे और ट्रुथ बताए, सच बताए और सारे रिकॉर्ड्स लेके पहुंचे। हेंस मिस्टर गुलाटी जो है बाउंड कर रहे हैं, बाउंड है, मिस्टर गुलाटी बाउंड है कि वो अटेंड करे प्रोसीडिंग्स को। बट इफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स, अगर वो ऑथराइज करते हैं तो ऑथराइज एजेंट को भी लेके जा सकते हैं। और जो इसके अंदर हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सेक्शन आईपीसी के तहत हमारी कार्रवाई होती है, डीम टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको डीम टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाता है। दैट्स इट, हमने यहाँ पर केस स्टडी नंबर 2 को कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे से, और आई होप सो आपको समझ भी आया होगा, बहुत ही अच्छे से हमने इसको खत्म किया। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 मिनट आपसे डिस्कस किया था उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वरना जैसा मुझे ठीक लगेगा उस तरीके से हम काम करेंगे। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि जो अपना बेस्ट दे सकूं कि आपके बहुत ही इजी वे में तैयारी करते हुए एग्जामिशन आ जाए, और इस सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट आपको उतनी मेहनत ना करना पड़े और वो एफर्ट्स आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे लगा सकें। फ्रेश माइंड से, फ्री माइंड से आप इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन स्कोर कर सकें, ये मेरी आपसे उम्मीद है। और ऑब्वियसली आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड, और मुझे पूरा विश्वास है जो शिद्दत से इसको कर लेगा, बिना मतलब टेंशन लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजिली हो सकता है। जब ये केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं थे, केस स्टडीज़ भी बहुत कम थी, तब भी एग्जामिशंस आई हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। अब तो केस स्टडी डाइजेस्ट हो गए, तो मोर देन इनफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिस पे इस सब्जेक्ट पे जितना टाइम देना चाहिए उतना ही देना, भावुक मत हो जाना और बिल्कुल छोड़ भी मत देना। ठीक है, और इसी के साथ एक और चीज़, थैंक यू सो मच। अप्रॉक्सीमेटली 420 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच। बस वही है, शब्द नहीं है कुछ, इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखें, बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से आने वाले टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा कुछ। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी सीए जर्नी को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लाइफ में। और थैंक यू सो मच, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ऑल द बेस्ट, बाय।